ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हम संतोष कुमार। हम आपको आपके अपने ही YouTube चैनल पर आज हम प्रॉमिस किए थे आप सबों से आज कम से कम 50 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के जो बायो से हम लेकर आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन का लेवल जो है ना, क्वेश्चन का लेवल किस स्तर से, यानी क्वेश्चन का लेवल है आपको मान के चलिए बिहार पुलिस, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल, उसके बाद SSC GD, यानी जितने सारे एग्जाम होते हैं उस सब के लिए जो है ना आज हम एक महा मैराथन क्लास यानी रामबाण दवाई लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज हम साइंस से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको चलिए सबसे पहले हम साइंस में बता देते हैं। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। तो ये पता है क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान, यानी क्रम से जो ज्ञान होता है क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद देखिए बायो को भी 2 भाग बांटा गया, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ और पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें पेड़ के बारे में अध्ययन किया, पेड़ पौधों के बारे में, और इसमें पेड़ और पौधों, जीव और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ और पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। सबसे पहले बायो का पिता हो गया अरस्तु, इसका पिता हो गया अरस्तु, बायो का पिता अरस्तु। उसके बाद बॉटनी का पिता भी हो गया थियोफ्रेटस, यानी बॉटनी का पिता हो गया थियोफ्रेटस। उसके बाद जूलॉजी का पिता हो गया अरस्तु। चलिए यहां तक ये जो है ना ये साइंस का एक बेसिक है। उसके बाद आते हैं हमें कोशिका स्टार्ट करते हैं। कोशिका यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो पहले आइए कोशिका का अध्ययन। इस कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। CYTOLOGY, यानी कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और इसका कोशिका खोज कब किया गया था, इसका कोशिका खोज कब, 1665 ईस्वी में। चलिए कोशिका खोज कब किया गया था, 1665 ईस्वी में। और कोशिका खोज किसने किया था, यानी कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, यानी रॉबर्ट हुक ने, यानी कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी में। और कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी पर यानी हमारे सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज, यानी सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में, यानी जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में किसने किया था, जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में लुएन हुक, यानी एंटोनी लुएन हुक ने, यानी एंटोनी वन लुएन हुक ने जो है जीवित कोशिका खोज किया था। उसके बाद कोशिका का पिता यानी रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा। चलिए यहां तक आइए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन का लेवल होता है। सबसे आइए उसके बाद आइए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपको भी आप सबों के बीच में। चलिए हाय सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद है किस विटामिन का प्रयोग हमारे शरीर में नहीं होता, यानी किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन ए, यानी विटामिन ए का जो है ना, यानी विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनोल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। और उसके बाद हो गया विटामिन शब्द का आविष्कार कब किया गया था, यानी विटामिन का आविष्कार, विटामिन शब्द का आविष्कार कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। किसने किया था, सिफक नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने जो है ना विटामिन शब्द का आविष्कार किया और विटामिन का खोज उसने ही किया था। उसके बाद है एड्स किससे होता है, यह जो है विषाणु से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरस। यानी एड्स एक ऐसा बीमारी है जो विषाणु से होता है, यानी वायरस के कारण होता है। उसके बाद आइए उसके बाद क्वेश्चन है, एड्स का पूर्व नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी एड्स का पूर्व नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी है, एड्स जब जिस समय होता है आदमी को, उस समय किस चीज का दवाई दिया जाता है, उसे HIV नामक एक वायरस होता है, जिसके वजह से उसको जो है एड्स का बीमारी होता है। तो चलिए, और उसके बाद क्वेश्चन है आप सबों के बीच, चलिए यहाँ तक दे दे, उसके बाद इसको हम एक बार फिर रिपीट कर दे पौधे, चलिए यहाँ तक दे देते हैं, इसमें रिपीट करने का क्या बात है, उतार लिए जी आप लोग। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोप्लास्ट। चलिए उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय, जिसे अमाशय जिसको पेट बोलते हैं, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी अमाशय में, यानी अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी HCl। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी अमाशय, यानी हमारे पेट में जो है HCl अम्ल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, उसके बाद विटामिन डी का, उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। देखिए पहला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। उसको हम कौन चीज के नाम से जानते हैं, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये HCl को। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफोरेल, यानी विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफोरेल। अब देखिए विटामिन डी मिलता है आदमी को, अगर सूज का, जैसे ये सूज है ना, ये सूज मान कर चलिए, सूज है, सूज का अगर पहला किरण, यानी विटामिन डी का स्रोत क्या है, यानी विटामिन डी का स्रोत हो गया आपको, जैसे सूज है, सूज का पहला किरण अगर आपके शरीर पर पड़ते हैं तो उस समय जो है विटामिन डी का काम किया जाता है, यानी विटामिन डी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर सूज का अगर पहला किरण, जैसे आप सुबह जगते हैं उस समय अगर सूज का पहला किरण अगर आपके शरीर पर टच किया तो उस समय आपको जो है ना विटामिन डी का जो है ना अच्छा स्रोत अभी माना जाता है सूज का पहला किरण। ठीक, उसके बाद देखिए विटामिन जो है ना, विटामिन कमी से हड्डी कमजोर हो, यानी विटामिन डी की कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चे में हड्डी, यानी हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाता है, यानी पूरा आपस में कमजोर हो जाता है। यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर विटामिन डी की कमी से अगर हड्डी कमजोर होता है तो आपको पता होगा, अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है, यानी बच्चे में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। देखिए होंगे आप कहीं कोई बच्चा ऐसा होता है तो उसका शरीर पतला रहता है, हड्डी यार निकल जाता, लगता है पेट में कुछ नहीं रहता, यानी पूरा पेट पतला रहता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है उसके अंदर जो है विटामिन डी का जो है कमी होता है, यानी बच्चे में। तो लास्ट पॉइंट है बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है,
रिकेटस, यानी बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, यानी रिकेटस, यानी बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। चलिए, तो विटामिन सी का स्रोत क्या है बताइए तो आप लोग कमेंट में। आंवला। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, आलू जो है ना किस कुल के अंतर्गत आते हैं? आलू जो है ना, आलू जो हम जिसको हम खाते हैं, आलू जो है ना सेलेसी, यानी आलू एक तना का रूप है। आलू एक तना का रूप है, या आलू किसका रूप है? आलू एक तना का रूप है। और आलू जो है ना सोलेनेसी कहते हैं, इसे सोलेनेसी, यानी आलू जो है सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये आलू जो है ना सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, हमारे जीभ का वह कौन सा भाग है जो मीठा, जैसे हम भोजन करते हैं ना, जैसे भोजन का पाचन कहाँ से होता है? पाचन जो पेट में होता है, और भोजन का प्रारंभ हम मुंह से करते हैं, जिसको मुंह कहा करते हैं, यानी मुंह से करते हैं। आपको पता है जैसे अगर हम भोजन करते हैं, जैसे जीभ है ना, जीभ में कौन सा भाग ऐसा है जो मीठा हमको अनुभव होता है? यानी भोजन हम करते हैं तो हमारे जीभ का जो है ना स्वाद बदलता है, यानी जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, जैसे ये जीभ है ना, जीभ, इसका जो आगे वाला भाग होता है हमें जो है ना मीठा जो है ना अनुभव करता है, और इसके पीछे वाला जो भाग होता है वो हमें जो क्या करता है, हमें खट्टा, कोई चीज खाते हैं उसको खट्टा का जो है अनुभव जीभ का पीछे वाला भाग करवाता है। और अगर हम कोई चीज भोजन करते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग जो क्या हमें मीठा का जो है स्वाद बताता है, तब हमको पता चलता है क्या ये मीठा लगता है कि खट्टा लगता है। ठीक, और उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन है, अब आइए सब कुछ सामने से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आवर्त सारणी खोज किसने किया था? यानी आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? आवर्त सारणी का खोज मेडलिफ, देखिए मेडलिफ ने किया था। देखिए ये आवर्त सारणी खोज जो है मेडलिफ किया था। आपको पता है ये आवर्त सारणी खोज मेडलिफ कब किया था? आवर्त सारणी खोज मेडलिफ ने इसका खोज जो है ना 1869 ईस्वी में किया था। आपको पता है आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेडलिफ साहब ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में। अब इसको हमको याद कैसे करना है? ट्रिक के माध्यम से। देखिए आवर्त मतलब आ रहा है, माना कि आ रहा है, मान के चलिए मतलब शहर से, यानी मान के चलिए शहर से एक लड़की आ रहा है। अगर आपको पता है अगर शहर से कोई लड़की आता है ना तो आजकल का लड़का सब हंसने लगता है। ठीक, वहां पे हंसने लगता है, हंसना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप बोलते हैं। तो वहां पे एक पागल आदमी था, पागल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं। साधारण लड़का लोग हंस देता है तो पागल था, पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं। उसने हंस दिया तो लिप क्या हो गया? मेडलिफ। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट समझिए। तो आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेडलिफ किया था। यानी शहर से एक लड़की आ रहा था, उन्होंने एक पागल आदमी देखा तो उन्हें हंस दिया, यानी पागल आदमी देखा तो उसे हंस दिया, तो इसलिए मैंने पागल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडलिफ बोलते हैं। हंसना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप बोलते हैं। इसलिए आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेडलिफ से आपने किया था। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? तो पता है आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेडलिफ साहब ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में। इसको हम ट्रिक से कैसे आपको बताएं? और मतलब आ रहा है एक शहर से एक लड़की, शहर से कोई लड़की आ रहे हैं तो उसको क्या करता है? नॉर्मल आदमी हंस देता है। तो वहां से एक पागल आदमी था, पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं। और उन्होंने हंस दिया, उसको लिप बोलते हैं, इन्होंने मेडलिफ, इन्होंने हंस दिया। इसलिए आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेडलिफ साहब ने किया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज, आधुनिक आवर्त सारणी खोज, आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी खोज जो है ना हेनरी मोजले ने किया था। मोजले यानी हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी खोज किया था। उसके बाद आधुनिक, और कब किया था? 1913 ईस्वी में। कब किया था? 1913 ईस्वी में। यानी आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। और उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में
कुल 118 तत्व है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। अभी आपको पता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में अगर तत्व की संख्या पूछा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, यानी आवर्त की संख्या होगी आपको 7, यानी 7 है। ग्रुप कितना है आवर्त सारणी में, ग्रुप आपको हो गया ग्रुप, यानी समूह जिसको बोलते हैं, 18 है। चलिए, उसके बाद आइए कुछ साइंस में से कुछ हम ले लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स में क्वेश्चन में आ गया, सबसे पहले आ गया प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष जो है ना 10 टू द पावर 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर, यानी एक प्रकाश वर्ष जो है इतना के बराबर होता है। ठीक, देखिए दोस्त, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में जो है ना पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। ठीक, उसके बाद देखिए एक पारसेक बराबर कितना होता है? यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद देखिए बल के आशय मात्रक देख लीजिए, बल का आशय मात्रक न्यूटन। ठीक, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? लास्ट क्वेश्चन, एक देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, यानी एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे। उसके बाद ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ऑफलाइन क्लास के साथ हम ऑनलाइन का व्यवस्था किए हैं। धन्यवाद।